नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट से संबंधित प्रश्नों पर। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है गत एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर, देखते हैं कि मेरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों है कि इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद से वित्त बजट प्रस्तुत करता है। वित्त बजट जो है कौन प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो वो करता है वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सरकार के विकासात्मक व्यय में गिना नहीं जाता है। कौन नहीं गिना जाता है? रक्षा व्यय जो है दोस्तों, क्या है? रक्षा व्यय जो है विकासात्मक व्यय में गिना नहीं जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी फार्म के आर्थिक लाभ की गणना करें यदि उसका कुल राजस्व 35 करोड़ रुपए, स्पष्ट लागत 7 करोड़ रुपए और अस्पष्ट लागत 10 करोड़ है। तो क्या होगा दोस्तों, तो होगा 18 करोड़ रुपए। कितने हैं दोस्तों? 18 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सत्य है यदि सरकार घाटे का वित्त पोषण करे। तो कौन घाटे का वित्त पोषण मतलब करे, तो इनमें से कौन सा सत्य होगा? तो वो दोस्तों होगा अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह जो है वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में किसी एक को छोड़कर अन्य सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं, वह है। क्या है दोस्तों? कृषि आयकर। क्या है दोस्तों? कृषि आयकर जो है वो मतलब किसी एक को छोड़कर अन्य सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं, और जो कृषि आयकर है वो राजस्वी मतलब सरकारी राजस्व के स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्न से किस क्षेत्र में कार्यरत संख्या अधिकतम है। तो किसमें कार्यरत संख्या अधिकतम है? तो वो है कृषि में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही के वर्षों में भारत की केंद्रीय सरकार के व्यय का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? ब्याज भुगतान जो है वो सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट घाटे के आकलन में भारत का आधिकारिक दृष्टिकोण को बाहर रखकर ज्ञात करने का है। क्या है? नगद संतुलन को। क्या आएगा दोस्तों? नगद संतुलन को बाहर रखकर ज्ञात करने का है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकोषीय नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? बैंक दर नीति और लोक राजस्व में। तो एक व दोनों में ये किससे हैं? राजकोषीय नीति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक लेखा विधि व्यवस्था को भारत में बांटा जा सकता है किसमें? आय, उत्पादक और व्यय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कर्ज में दृष्टिगत नहीं होता है। कौन नहीं होता है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक निश्चित बिंदु के बाद घाटा वित्त पोषण निश्चित रूप से डैश की ओर ले जाता है। तो क्या ले जाता है दोस्तों? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ले जो है वो ले जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्ति में अंतर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विनिवेश। विनिवेश क्या है दोस्तों? सरकार द्वारा निजी कंपनियों को हिस्सेदारी बेचना होता है, उसे विनिवेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। कौन नहीं है राजकोषीय नीति का उद्देश्य? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज भुगतान, सहकी, पेंशन, सामाजिक सेवाएं किसके भाग होते हैं। तो किसके होते हैं? तो दोस्तों होते हैं गैर योजनागत व्यय। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार की व्यय, करारोपण और ऋण संबंधित नीति को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? राजकोषीय नीति कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकोषीय नीति संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी डैश को प्रदान की जाती है, किसको प्रदान की जाती है दोस्तों? उपभोक्ता इकाई को जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा वित्त प्रत्याशित व्यय होगा जिसके लिए सरकारी अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी? किसकी सरकारी अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी? वो है दोस्तों भारत का आपातकालीन वित्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण डैश प्रकाशित करता है, किससे? वित्त मंत्रालय से प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट की घोषणा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो ये दोस्तों है 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया? तो वो दोस्तों है 10%। कितने? 10%। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बजट 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? जो जीडीपी ग्रोथ है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? वो है दोस्तों 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया, मतलब 6.5। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे का अधिकतम राजस्व आता है, कितना आता है? तो वो दोस्तों वस्तुओं के परिवहन से आता है। काहे से? वस्तुओं के परिवहन से। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों निजीकरण। क्या कहा जाता है? निजीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है? जो विकासात्मक व्यय है वो कौन सा है दोस्तों? सिंचाई व्यय जो है विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बजट घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट घाटा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में राजकोषीय घाटा है, क्या है? बजट घाटे और सरकार की बाजार उधारी का योग और देयता, ये आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोक बजट में प्रथम बार शून्य बजट कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि बजट की घोषणा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो ये है 5वीं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बजट 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो लगाया गया 10% दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बजट 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो वो है दोस्तों 6.5। तो कितने? 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया दोस्तों। अगला है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो कितना? 3.5, मतलब 3.5, 3.5%। अगला है दोस्तों, जीएसटी के अंतर्गत कितने नए करदाता शामिल हैं? तो कितने हैं जीएसटी के अंतर्गत? 6 मिलियन। कितने दोस्तों? 6 मिलियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2006 से 16 के बीच कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया? कितने लोगों को? तो 271 मिलियन लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकाला गया। अगला है दोस्तों प्रश्न, बजट की घोषणा के अनुसार 2014 से 19 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 190 बिलियन डॉलर के मुकाबले कितना रहा? तो कितना रहा दोस्तों? 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बजट 2020-21 में जिन 3 बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इनमें से ये कौन सी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों?
वो है तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी जो है ये नहीं सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकार बंद पत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट डैश के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं सम्मिलित है? उधार जो है दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों वो है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। क्या है दोस्तों? अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। अगला प्रश्न है भारत में इनमें से किस उद्योग में सबसे बड़ा निवेश है? कौन है दोस्तों? स्टील। अगला है यदि सरकार का व्यय सरकारी राजस्व से चालू खाते के संबंध में बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा दोस्तों? चालू खाता घाटा। तो दोस्तों पूंजीगत लाभ उस वस्तु को संदर्भित करता है जो किसको संदर्भित करता है? जो वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है या करे। ठीक है दोस्तों। अगला है कि 2016-17 के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। क्या है? क्या था मतलब दोस्तों? तो वो था उधारी व अन्य देयताएं। उधारी व अन्य देयताएं। अगला है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान बजट व्यवस्था लाई गई थी? किसके शासन के दौरान बजट व्यवस्था लाई गई थी? तो वो थे दोस्तों कैनिंग। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कितना आवंटित किया गया दोस्तों? 30,757 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 30,757 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लद्दाख के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कितना आवंटित किया गया है दोस्तों? 5,985 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 5,985 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो कितने रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों? 99,300 करोड़। कितने दोस्तों? 99,300 करोड़। अगला है दोस्तों बजट 2020-21 में महिला किसानों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? कौन सी? धनलक्ष्मी योजना जो है महिलाओं के लिए की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस बजट में कौन सी कार्यक्रम अपनाया गया है? कौन सा? तो वो है दोस्तों 16 सूत्रीय कार्यक्रम। कौन सा दोस्तों? 16 सूत्रीय कार्यक्रम। अगला है जल्दी खराब होने वाले सामान की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की गई? तो किसकी? किसान रेल की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बजट 2020-21 में नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्च 2021 तक कितने उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे? कितने? 150। अगला प्रश्न है दोस्तों बजट 2020-21 में रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला? कितने प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला? तो वो है दोस्तों 10% का इजाफा देखने को मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों बजट 2020-21 में 5 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो 5 लाख रुपए तक कुछ नहीं टैक्स देना होगा, यानी 0 रुपए। अगला है दोस्तों 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो वो है दोस्तों 10%। कितना देना होगा? 10%। अगला प्रश्न है दोस्तों 7.5 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो कितना देना होगा? 15% दोस्तों। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2020-21 में 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की आय वाले के लिए कितना टैक्स निर्धारित किया गया है? मतलब 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए कितना? वो है 20%। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा, वो है 25% दोस्तों। अगला है दोस्तों 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर कितना टैक्स देना होगा, तो वो है दोस्तों 30%। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कंपनी द्वारा भरे जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया, तो कर दिया गया दोस्तों 0%। ऐसे प्रत्यक्ष करदाता जिनकी अपीलें विभिन्न फोरम पर पेंडिंग हैं, इनके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो वह है दोस्तों विवाद से विश्वास स्कीम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा मिला। तब चलो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तुम स्क्रीन रिकॉर्डर शुरू करें ना।